हेलो दोस्तों, मेरा नाम रज़ी है और आज हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन पर, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति पर। सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखिए, ये वारसाय का महल है। ये पेरिस से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। 1618 में पेरिस यूरोप का सबसे बड़ा शहर था। वहाँ की आबादी लाखों में थी और फ्रांस के बादशाह लुई 14 ने ये महल बनवाया था। दरअसल लुई 14 को शिकार करने का बहुत शौक़ था और उसके दादा परदादा जो थे उन्होंने ये जंगलों के पास एक छोटा सा घर बनवाया था जहाँ पर जाकर बादशाह आराम किया करता था। लुई 14 जब बादशाह बना, जब उसने गद्दी संभाली फ्रांस की, तो उस वक्त उसको दो तरह की परेशानियाँ थीं उसके साथ। एक तो वो ये चाहता था कि पूरे यूरोप में उसका डंका बजे, यानी उसके फ्रांस का लोग उसकी तारीफ़ करें, फ्रांस की तारीफ़ करें और दूसरा ये कि वो चाहता था कि उसके दरबारी उसके ख़िलाफ़ कोई भी षड्यंत्र ना कर सकें। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि ये जो वारसाई का घर था, छोटा सा किला था, उसको उसने तोड़वाया और वहाँ पे एक नया महल बनवाया। ये महल इतना खूबसूरत बनवाया उसने कि लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते थे। इसमें बहुत पैसा खर्च किया गया, पानी की तरह। दरअसल लुई 14 चाहता भी था कि ये महल ऐसा हो कि पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल ना हो। उसकी ये ख्वाहिश थी कि इसको लोग देखें तो दूर दूर के देशों में फ्रांस की जो ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, वो फैल जाए। बहरहाल फ्रांस के 15,000 मज़दूरों ने मिलकर दिन रात एक करके ये महल तैयार किया, जिसमें 700 कमरे थे और 20,000 से ज़्यादा फव्वारे और लाखों की तादाद में पेड़ लगाए गए। जब ये महल तैयार हो गया तो इसके अंदर की नक्काशी, पेंटिंग और मूर्तियाँ बनाने के लिए उसने सबसे अहम रोमन यानी यूनानी कारीगरों को बुलवाया और इसमें इसके दीवारों पर, इसकी छतों पर, सब जगह पर पेंटिंग और मूर्तियाँ लगाई गईं। ये इतना खूबसूरत महल था कि जो भी फ्रांस के राजा से मिलने के लिए आता और ये महल देखता तो अपने मुल्क में जाकर, अपने देश में जाकर इसकी नकल उतारने की कोशिश करता। और आप जैसा कि तस्वीर में देख रहे हैं, इस तरह की कोशिशें की गई, लेकिन जिस तरह का ये महल था उस तरह का कोई महल भी यूरोप में नहीं बन सका। लुई 14 ने सजावट के लिए इसमें सोने की घड़ियाँ लगवाई थीं। यहाँ तक कि एक घड़ी तो ऐसी थी जो हर घंटे पर, जिसमें से बादशाह की, लुई की मूर्ति निकलती और उस पर एक परी, एक देवता जो है उस पर ताज पहना देता और फिर वो अंदर चली जाती। बहरहाल लुई का पहला काम तो पूरा हो गया था कि उसने बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सा महल बनवा लिया था। दूसरा काम उसका ये था कि वो चाहता था कि कोई भी दरबारी उसके खिलाफ षड्यंत्र ना कर सकें। उसने सबसे पहले जब ये महल तैयार हो गया तो उसने सारे दरबारियों को इस महल में रहने का हुक्म दिया ताकि वो खुद और अपने जासूसों के ज़रिए इन पर नज़र रख सके। सारे दरबारी इसमें रहने लगे और वो दिन रात ऐशो आराम में मस्त रहते और इस महल का खर्चा उठाने के लिए सारा जो पैसे का भार था वो जनता पर टैक्स के ज़रिए डाल दिया गया। जनता पर टैक्स बढ़ा दिए गए। दरबारी दिन रात खाने पीने और अय्याशी में मुब्तला रहने लगे। दरबारियों के ठाठ का ये मंजर था कि एक किताब जिसका नाम था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन व्हाट्स वेंट रॉन्ग में स्टीफन क्लार्क लिखते हैं कि हर सुबह जब बादशाह टॉयलेट के लिए जाता था तो उसको देखने के लिए, उसके चेहरे के दीदार के लिए लंबी लाइन लगती थी और यहाँ तक कि लोग, दरबारी, उसका चेहरा देखने के लिए पैसे भी दिया करते थे। और ये पैसे इकट्ठा होते होते इतने हो गए कि फ्रांस में 1000 घर खरीदे जा सकते थे। अब आप सब सोच सकते हैं कि किस तरह से पैसा खर्च किया जाता था उस महल में, खाने पीने में और ऐशो आराम में लोगों के। और ये सारा बोझ जो है वो अब जनता पर आ चुका था। इतने ठाठ का सीधा सा मतलब था कि ये सारा ऐशो आराम जनता की जेब से हो रहा था, क्योंकि फ्रांस के पास पैसे ख़त्म हो गए थे इस महल को बनाने में ही। अब रोज़ाना खाना पीना और बाकी चीज़ों का जो खर्च था वो जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से पूरा किया जाता था। ये लगातार बढ़ता था और कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जनता गरीब हो रही थी और दरबारी जो है वो ऐशो आराम में जी रहे थे। बहरहाल आखिर में जनता को इसी हाल में छोड़कर लुई
1715 ईस्वी में दुनिया से चला गया। लुई 14 की मौत के बाद उसका 5 साल का पड़पोता बादशाह बना लुई 15 के नाम से। अब वो इतना छोटा था, 5 साल का बच्चा हुकूमत क्या करता कि जब भी उससे कोई मिलने आता, कोई दूसरे मुल्क का राजा, कोई दूसरे देश का राजा, तो उसको गोद में उठा लिया करता था और उसको प्यार किया करता था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त की एक यादगार है। बहरहाल होते होते ये हुआ कि लोगों ने सोचा, दरबारियों ने, कि क्यों ना टैक्स कम करने के लिए खर्चे कम कर लिए जाएं। तो खर्चे कम करने के लिए एक प्लान ये किया गया कि क्यों ना अस्तबल के आधे घोड़े बेच दिए जाएं ताकि उसका दरबार का कुछ खर्च कम हो सके। तो आधे घोड़े बेच दिए गए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस बात पर तंज करते हुए वॉल्टायर, जो उस वक्त का मशहूर फ़लसफ़ी था, उसने कहा कि आधे घोड़े बेचे जाने से अच्छा था कि दरबार के आधे गधों को बाहर निकाल दिया जाता। गधों से उसकी मुराद दरबारियों से थी, उसका मतलब, और उसको इस बात की सज़ा भी भुगतनी पड़ी, उसको जेल में डाल दिया गया। धीरे धीरे ये हुआ कि दरबारी बहुत आलसी और कामचोर हो गए थे, वो कोई काम नहीं करते थे। और अब जो फाउंटेन्स लगाए गए थे, जो फवाए लगाए गए थे 20,000 के आसपास, उसमें लोग कूड़ा फेंकने लगे। हर जगह गंदगी का ढेर लग गया, कहीं कोई सफाई नहीं, और फ्रांस की हालत बद से बदतर हो गई। कोई राजा था नहीं, और इसी तरह से चलता रहा। लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी कि जब लुई 15 थोड़ा बड़ा होगा तो उनके हालात सुधर जाएंगे। लेकिन लुई 15 जब बड़ा होकर बादशाह बना, जब उसको समझ में आया कि फ्रांस में क्या चल रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और वो भी एक निकम्मा बादशाह ही साबित हुआ। सब के बावजूद ये लगता था कि लुई 15 फिर भी अपने जनता के टैक्सेस को कुछ कम करके उनको कुछ राहत देगा। लेकिन इसके बावजूद उसने एक ऐसा फ़ैसला किया जिससे फ्रांस की क्रांति या फ्रेंच रिवॉल्यूशन की राह बिल्कुल सीधी हो गई। उसने ये किया कि ऑस्ट्रिया प्रोशिया की जंग में ख़ुद को भी शामिल कर लिया ऑस्ट्रिया की तरफ से, और उसमें इंग्लैंड के ख़िलाफ़ लड़ाई की। उसमें ऑस्ट्रिया की भी हार हुई और फ्रांस की भी, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान फ्रांस को हुआ। फ्रांस के कर्ज़ के बावजूद उसके पास बहुत सारी कॉलोनियाँ थीं, जिसमें हिंदुस्तान भी एक था। हिंदुस्तान, अमेरिका, कनाडा, वेस्ट इंडीज़, ये फ्रांस की कॉलोनियाँ थीं। लेकिन हारने के बाद ये सारी कॉलोनियाँ उसके हाथ से निकल गईं। अब वो कर्ज़ में भी था और उसके पास कोई आमदनी का ज़रिया भी नहीं बचा था। इंग्लैंड से जंग हारने के बाद और अपनी सारी कॉलोनियों को गंवा देने के बाद लोग ये समझते थे कि लुई 15 अब रास्ते पर आ जाएगा। लेकिन सोने पर सुहागा ये हुआ कि उसने उसी दौरान अपने पड़पोते लुई कैपे की शादी ऑस्ट्रिया की महारानी की बेटी मैरी एंटोनेट से करने का फ़ैसला कर दिया। अब लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि जिस ऑस्ट्रिया की वजह से उनको ये हालत देखनी पड़ी है कि वो गरीब हो गए हैं, बल्कि गरीब से गरीब तर हो गए हैं, उसके बावजूद भी अब ये शादी होगी और ऑस्ट्रिया की महारानी की बेटी यहाँ पर आकर हम पर हुक्म चलाएगी। लेकिन लुई 15 फैसला कर चुका था और लोगों के मुखालिफत के बाद भी, लोगों के विरोध के बाद भी ये शादी हो गई। शादी के दौरान लोग पार्टी हुई, लोग जमा हुए और लोगों ने देखा कि किस तरह से लुई कैपे जो है वो डरा और सहमा हुआ है, जबकि मैरी एंटोनेट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उस शादी में शरीक हुई। शादी के बाद लुई 16 यानी लुई कैपे, जो आगे 16 बनेगा, वो भी शिकार पे जाने लगा अपनी बीवी के साथ, और दरबार पर या फ्रांस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इन्हीं दिनों लुई 15 को चेचक की बीमारी हो गई, और वो लोग जो सुबह उठकर उसको देखना चाहते थे, उन्होंने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। उसका मुंह बहुत ज़्यादा बुरा और ख़राब हो गया था, वो बीमारी में कराहता था, और अब उसे लगता था कि मैंने अपने ज़िंदगी में फ़्रांस पर कोई ख्याल नहीं किया था। मुझे लगता है कि फ्रांस जो है वो नीचे जा रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लुई 15 इस चेचक बीमारी की वजह से आखिरी सांस ले रहा था, और जनता की ये हालत थी कि वो लुई 15 बीमारी पर दांव लगाते थे, जुआ में दांव लगाते थे कि लुई 15 बचेगा या मर जाएगा। और इस तरह की, यानी कि अब जनता को लुई 15 से कोई भी मुरव्वत, कोई भी
रहम नहीं रह गया था। उसके मरने और जीने से जनता कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। लुई 15 इसी हाल में चेचक की वजह से मर गया और लुई 16 यानी लुई कैपे लुई 16 के नाम से 1775 में 1775 में फ्रांस का बादशाह बना और उसकी बीवी मैरी एंटोनेट फ्रांस की मलिका। लोगों को थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद बादशाह बनने के बाद लुई 16 जो है वो कुछ उनके लिए राहत का काम करेगा, लेकिन लुई 16 भी इस सिलसिले में नाकाम राजा ही साबित हुआ। यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट डेज शुरू होते हैं फ्रांस के लिए। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि फ्रांस की जो संसद है उसके 3 हिस्से हुआ करते थे। पहला जिसमें मजहबी रहनुमा यानी धार्मिक लोगों का स्थान था, दूसरा जिसमें दरबारी शामिल थे और तीसरा जिसे थर्ड स्टेट के नाम से जाना जाता था, उसमें जनता के कुछ प्रतिनिधि शामिल हुआ करते थे। अब ये बात ही समझने के काबिल नहीं थी। वो दरबारी और धार्मिक लोग जो फ्रांस की जनसंख्या का 1/3 हिस्सा भी नहीं थे, वो आधे से ज़्यादा संसद में कब्ज़ा करके बैठे थे। जनता इससे भी नाखुश थी, नाराज़ थी, लेकिन बहरहाल ये काम चलता रहा। लुई 16 के टाइम में जनता पर अजीबोगरीब टैक्स लगा दिए गए। अभी तक तो टैक्स जो थे उनको बढ़ाया गया था, लेकिन अब टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए गए। यानी कि फ्रांस में एक टैक्स था जिसका नाम था टायला। टायला टैक्स उन लोगों पर लगता था जो नए कपड़े पहनकर, बाल संवार कर, सच समझ कर बाहर निकलते थे। इस टैक्स से बचने के लिए फ्रांस की जनता ने क्या किया कि फटे पुराने कपड़े पहनते और अपना हुलिया बिगाड़ कर रखते थे ताकि उनको ये टैक्स ना देना पड़े। और इसके अलावा एक नमक टैक्स था जो 8 साल के बच्चे से लेकर 60-70 साल जो भी लोग ज़िंदा हैं 8 साल से शुरू होता था और वो हर आदमी को देना लाजमी था, उसको देना ही पड़ता था। इस तरह के टैक्स से जनता पर और भी भार बढ़ गया। फ्रांस की हालत और ख़राब तब हो गई जब शादी के बाद लुई 16 और उसकी बीवी मैरी एंटोनेट के बीच के जो संबंध थे वो ख़राब हुए, यानी कि उनके बीच बनती नहीं थी। और हालत ये हो गई कि लुई 16 अपनी बीवी का चेहरा देखना तक पसंद नहीं करता था। इस उदासी और परेशानी में मैरी एंटोनेट क्या करती कि वो महल में हमेशा बंद रहती और सच संवर कर अपना टाइम पास किया करती थी। कहा जाता है कि मैरी एंटोनेट वो मलिका है जो पूरे फ्रांस के इतिहास में जिससे ज़्यादा श्रृंगार करने वाली औरत कोई पैदा ही नहीं हुई। वो सुबह उठकर तैयार होती तो उसको तैयार होते होते दोपहर हो जाया करती थी और वो दिन भर में कई बार कपड़े बदला करती थी, जो कपड़े बहुत महंगे हुआ करते थे। उसकी ज्वेलरी, उसके श्रृंगार में भी बहुत पैसा खर्च हुआ करता था। कुछ राइटर लिखते हैं कि उसके झुमके इतने महंगे हुआ करते थे कि एक आदमी की पूरी ज़िंदगी का खर्च उठाया जा सकता था। वो तकरीबन 5 करोड़ रुपए के होते थे। मैरी एंटोनेट से दरबारी और जनता दोनों नफरत किया करते थे, क्योंकि मैरी एंटोनेट को कुछ भी पता नहीं था कि दुनिया और जहान कहाँ पर है। और इस बात को कहने के बाद कि अगर लोगों के पास रोटी नहीं है तो वो केक खाएं, मैरी एंटोनेट से जनता इतना नाराज़ हो गई कि उसे नफ़रत करने लगी। मैरी एंटोनेट को ये पता भी नहीं था कि केक और रोटी में क्या फ़र्क है। उसे लगता था कि केक सस्ता है और रोटी महंगी है, अगर रोटी महंगी है तो लोग केक खा लें। और इस बात के बाद तो जनता उससे इतना नफरत करती थी। ऐसा हुआ कि उसने बहुत सादा कपड़ों में गुलाब का फूल हाथ में लेकर एक तस्वीर बनवाई। जब वो तस्वीर जनता ने देखी तो लोगों ने कहा कि मैरी एंटोनेट चाहती है कि फ्रांस का जो समृद्धि है वो पानी में मिल जाए, इसलिए उसने सादे कपड़े पहन रखे हैं। वो बिल्कुल भी फ्रांस से प्यार नहीं करती है। ये बात सुनकर मैरी एंटोनेट ने एक नई तस्वीर बनवाई जिसमें उसने बहुत शाही कपड़े पहने थे और बहुत महंगे कपड़े पहने थे। और उसके बाद जब जनता ने ये तस्वीर देखी तो जो लोगों ने कहा कि मैरी एंटोनेट जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है और उसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि वो इस फिजूल खर्ची से फ्रांस को नुकसान पहुंचा रही है। अब हालत ये थी कि जब वो सादे कपड़े पहनती या सादा काम करती तो भी जनता उससे कहती, उसके खिलाफ़ बोलती कि ये फ्रांस को नुकसान पहुंचा रही है। अगर वो महंगे कपड़े पहनती या पैसे खर्च करती तो भी जनता उसके खिलाफ़ ही रहा करती थी। लोग उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे। इसके अलावा मैरी एंटोनेट कोई औलाद नहीं थी और जनता इस बात पर बहुत गुस्सा थी कि वो कोई वारिस नहीं दे सकी थी फ्रांस को, और इसके लिए उसकी बहुत सारी आलोचनाएं हुआ कर। हालांकि इसके बाद उसके कुछ सालों के बाद उसके 3 बच्चे पैदा हुए, लेकिन जनता का गुस्सा फिर उसके बाद कभी
कम नहीं हुआ। अब सोने पर सुहागा ये हुआ कि उसी दौरान फ्रांस में बारिश ख़त्म हो गई, यानी अकाल पड़ गया, और जब बारिश हुई तो बारिश की जगह पर ओले बरसे। फ्रांस की 300 किलोमीटर तक की सारी फसल ख़राब हो गई। अब फ्रांस में गेहूं की कमी हो गई। फ्रांस में एक रोटी बनती है, उसका नाम है बैगेट। सारी कहानी जो है वो इस रोटी की वजह से शुरू हुई। दरअसल हुआ ये कि जब कहत पड़ गया, यानी जब सूखा पड़ गया, और उसके बाद जब ओले बरसे, फसल ख़राब हो गई, गेहूं की कमी हो गई, तो रोटी महंगी हो गई। एक रोटी जो 2 से 3 साव में मिलती थी, वो अब 5 से 6 साव तक की मिलने लगी। एक आम आदमी जो दिन भर में 10 से 15 साव कमाता था, वो अगर वो 2 रोटी भी खाता तो पूरे दिन का खर्च नहीं उठा सकता था। इसके अलावा लोगों के परिवार भी थे जिनको रोटी की ज़रूरत थी। अब हुआ ये कि रोटी की दुकानों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। लोग अपना काम धाम सब छोड़कर रोटी खरीदने के लिए लाइन में लगा करते थे, और जब कभी रोटी उनका नंबर आता, रोटी उनको मिलती, तो वो कीड़ों से और मिट्टी से भरी होती थी। यानी कि गेहूँ बहुत ही ख़राब क्वालिटी का यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि गेहूँ की बहुत कमी थी। अब आने के लिए लड़ाई झगड़े तक और मारपीट तक हुआ करती थी। ये लगातार चीज़ें बढ़ती रहीं और जनता की मुश्किलें किसी तरह से कम नहीं हो रही थी। हुआ ये कि बेकरी की दुकानों में भी जब भीड़ ज़्यादा हो जाती और लोग चिल्लाने लगते, तो बेकरी की दुकानें भी बंद होने लगीं। अब रोटी का मिलना तो छोड़िए, बनना तक बंद हो गया। लोगों ने बेकरी की दुकानों को ताले तोड़ कर उनके यहाँ जो भी सामान था वो उठाना शुरू कर दिया। इस तरह से जब ये चीज़ ख़त्म हो गई, यानी बेकरी की दुकानें सब ख़त्म हो गई, तो लोगों ने गेहूं और आटे के जो फैक्ट्रीज़ थी उनकी तरफ रुख किया। अब लोग लगातार चिल्लाते, सड़कों पर निकलते और नारे लगाते थे। ये वो वक्त था जब रूसो ये कहता है, इंसान आज़ाद पैदा हुआ है और कहीं भी जंजीरों से जकड़ा हुआ नहीं है, और टैक्स लगाने का जो फैसला है वो भी जनता के ज़रिए ही किया जाना चाहिए, यानी जनता के साथ मिलकर किया जाना चाहिए। आप उस पर बिना पूछे उससे टैक्स नहीं लगा सकते। ये सब बातें सुनकर और फ्रांस के हालात देखकर जनता सड़कों पर उतर आई और राजा के ख़िलाफ़ नारे लगाने लगी। लेकिन उनको राजा से अब भी हमदर्दी थी कि राजा हमारा कुछ करेगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो सका था। अब लोग डाकुओं की तरह घरों में घुसते अमीरों के और उनसे रोटी मांगते, और रोटी ना देने पर उनके घर को लूट लेते और उनके सारा सामान जो है वो तोड़ दिया करते थे। ये हालात लगातार चलते रहे, और अब मॉन्टेस्क्यू, रूसो और वोल्टायर जैसे बड़े बड़े फ़िलासफ़र के ख़यालात भी जनता को मालूम हो चुके थे। अब जनता इनसे इतनी मुतासिर थी, इतनी प्रभावित थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कहीं पर हथियार लूटे जाते थे तो कहीं पर रोटियों के लिए पैसे लूटे जाते थे। इसके बाद क्या हुआ, किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा, हम अब बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।